हो गया। चलिए तो दूसरे वाले का निकल गया। A1 का क्या आया, बोलिए किसी का आया A1 का? A1 पे के यानी मास 1 पे क्या लग रहा है आगे की तरफ फोर्स m1g sin थीटा, और पीछे फ्रिक्शन वही लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू m1g cos थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय m1। तो ये m1 ने m1 को मार दिया, तो क्या बचा, ये बचा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। देखिए दोनों आंसर बराबर है नहीं है, A1 इज इक्वल टू A2। हाँ ठीक है। तो जब सेम एक्सेलरेशन से कोई भी दो बॉडीज आपस में जुड़ी हुई भी हो, आपस में जुड़ी हुई भी हो और वो सेम एक्सेलरेशन से कहीं पे गिर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। और इसमें एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है। तो जो फोर्स नहीं लगेगा तो नॉर्मल नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल क्या हो गया, 0, ठीक है। रीजन में क्या लिखोगे, लिख लीजिए, बिकॉज बोथ हैव सेम एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात? चलिए वेरी गुड। इसमें ऑप्शन एक पूरा पेज कॉपी करने का भी होता है। चलो दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन में अब की बार मैं डिजाइनर को वो नहीं बनाऊंगा, बस सादा सा बना देता हूँ। तो मास है मेरा 1, फिर से वही ठीक है, ये है m1, ये है m2, फ्रिक्शन है μ1, इसका है μ2। इस बार क्या था, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो इसमें नॉर्मल क्या होगा, इसमें भी नॉर्मल 0 होगा। क्यों 0 बताया था, बताइए, सेम डायरेक्शन में जा रही है, नो, उससे क्या होगा, मान लो आगे वाला धीरे जाता और पीछे वाला तेज जाता, तो पीछे वाला धक्का मारता आगे वाले को, तो जल्दी चल, है क्यों लेट कर रहा है, क्लास शुरू होने वाली है? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, μ2 क्योंकि छोटा है, सॉरी उल्टा कर दिया है मैंने, μ2 को छोटा करना है। हाँ तो μ2 क्योंकि छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये तेज जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, m1 इज इक्वल टू m2, ये भी कंडीशन है, ठीक है। दोनों का m भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग लिखा है। दोनों का मास सेम है, फ्रिक्शन आगे वाले के सरफेस का कम है, इसका जो पीछे वाले का ज्यादा है, मतलब हाँ पीछे वाले का ज्यादा, आगे वाले कम है। तो ये वाला क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा A2, और इसका एक्सेलरेशन बोलिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज A2 इज ग्रेटर देन A1। कैलकुलेट करके देख लेंगे, हैं? कैलकुलेट करके सबको देखना है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा एक्सेलरेशन के लिए, बोलिए क्या हो जाएगा, आगे की तरफ लगेगा m2g
साइन थीटा, अब तो रट जाना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स म्यू m2g cos थीटा डिवाइडेड बाय m2, m2 ने m2 को मारा तो क्या आ गया, g साइन थीटा माइनस म्यू 2 g cos थीटा, ये आंसर आ गया। तो ये बताइए, ये और A1 का क्या आएगा, चलो A1 का भी लिख देते हैं। A1 क्या हो जाएगा, m1g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1g cos थीटा डिवाइडेड बाय m1, m1 ने m1 को मारा तो क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू1 g cos थीटा, ये आ गया। ये वाला जो है A1, ये क्या है, छोटा है और A2 बड़ा है, इसका रीजन क्या है, A2 बड़ा है, A2 की वैल्यू ज्यादा है, A1 की कम है, why? यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू2 है और ये है छोटा, तो छोटा होने की वजह से क्या होगा, ये वाला फैक्टर जो होगा वो छोटा नहीं हो जाएगा, है? और यहाँ पर है म्यू1, म्यू1 क्या है, बड़ा, तो बड़ा होने की वजह से ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा। जी साइन थीटा दोनों में सेम है, तो सेम में से बड़ा नंबर घटाओगे तो छोटा नंबर आएगा, और यहाँ पर उसी सेम में से क्या किया है आपने, बड़े नंबर को घटा दिया है, ये वाला जो है छोटा है तो यहाँ बड़ा आ गया, और यहाँ पे बड़ा घटाया है तो यहाँ पे छोटा आ जाएगा। अच्छे सोच लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चले आगे, बना लिया है सबने, चलिए नेक्स्ट। और आपने क्या किया था, बस इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बस खत्म करिए अब इसको। अब एक ऐसा करते हैं, टेंशन वाला कर लेते हैं, ठीक है? अब आप लोग कर लेंगे। चलिए, दो मास ले लिए, इनके बीच में मैंने स्ट्रिंग लगा दी, इनके बीच में स्ट्रिंग लगा दी, ठीक है? ये है M1, ये है M2 और ये है स्ट्रिंग। अब इनकी वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज लिख देते हैं। ये पीछे वाला मास है 2 kg, आगे वाला है 4 kg। M1 इज इक्वल टू 2 kg, M2 इज इक्वल टू 4 kg, म्यू1 म्यू2 क्या क्या है, म्यू1 म्यू2 है 0.4 0.2, ठीक है? चलिए टेंशन बताइए। जल्दी से, सब चीज वही है बिल्कुल। ये एंगल भी ले लेते हैं 30 डिग्री।
ये एंगल 30। बोलो किसी का हुआ गैस? चलिए मैंने सॉल्यूशन कर दिया, मैंने अभी एक्सेलरेशन निकाला है दोनों को। बताइए ये एक्सेलरेशन जो मैंने निकाला है ये समझ में आ गया कि कैसे निकाला है? ये समझ में आ गया तो जल्दी देखिए। एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला है, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो m कट गया था, क्या बचा था? g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो म्यू जी कॉस थीटा क्या था? फ्रिक्शन था। तो वो कितना आया है बोलिए? 4। इसमें मैंने अच्छा हाँ ठीक है, मैंने m के साथ लिया है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था हमारा पीछे? ये था ना m1g साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। तो ये देखिए मैं लिख देता हूँ, a1 इज इक्वल टू m1g साइन 30 माइनस म्यू 1 m1g कॉस 30। बोलिए, और डिवाइडेड बाय m1। अब तो ये याद आ गया सबको? तो इसमें खाली वैल्यू रखी है मैंने। तो m1g कितना हो गया? m1g पहले के लिए 20 हो गया,
क्योंकि मास है 2, जी है 10, 20 और साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, म्यू कितना था, ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है ये मैंने निकाल दिया। पहले का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.4 और तो वो 0.4 ले लिया। फिर m1g कितना है वही 20, फिर cos 30 कितना होता है √3/2, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 4√3। तो ये एक्सेलरेशन नहीं आया, ये क्या आया नेट फोर्स। इसको एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मास और करना पड़ेगा, यानी m1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने नहीं किया, इसको कर लीजिए, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करके क्या आएगा बताइए भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 - 2√3, ये एक्सेलरेशन। ठीक है, और दूसरे में भी क्या आएगा, यहाँ पे मास से डिवाइड कर दिए, यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मास है 4। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दिए, मास आ गई, ये आ गया इसका 40 × 1/2। ठीक है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना आया 0.2 है इसका, और मास कितना है, मास है 4, तो 4 है तो मैंने ये जो है वो 2 क्यों लिया है। अच्छा, ये मैंने डिवाइड कर दिया इससे √3/2। हाँ ठीक है, तो √3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, अच्छा यहाँ पे यहाँ डिवाइड कर दिया, वहाँ पे ठीक किया। तो चलिए, तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 4√3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये आ गया 20, और 20 में से 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो √3। हाँ, तो बताइए ये वाला एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा है, आगे वाला ज्यादा है, पीछे वाला कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे वाला ज्यादा स्पीड से जा रहा है, पीछे वाला कम स्पीड से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकाल लेंगे। F नेट क्या हो जाएगा, आगे वाला फोर्स ज्यादा है तो वो हो जाएगा M2A2, पीछे वाला फोर्स ठीक है -M1A1। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाले के ऊपर लगने वाला फोर्स, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा वो लिख लीजिए। तो आगे वाला है 4 × 5 - √3 और पीछे वाला है -2 × 5 - 2√3। अभी आपको सॉल्व करना, यही टेंशन होगी। यही नेट फोर्स रस्सी पे लगेगा, आगे वाला जो है एक्स्ट्रा कितना खींच रहा है, भाई ये वाला एक स्पीड से चल रहा था, आगे वाला उसको ज्यादा स्पीड से खींच रहा है, तो नेट उसमें कितनी एक्स्ट्रा फोर्स लगा, जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा वो रस्सी की वजह से ही तो लगेगा। तो वही रस्सी जो है, जो रस्सी के थ्रू फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है, वही फोर्स टेंशन हो जाएगा।
हो गया? चलिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो वो कहलाएगी एंगुलर, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट यूज होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए जब स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अब एक चीज और बताइए, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें तो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा सर्कल की? हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा? ये नहीं कि हर पॉइंट पे जो है वो हम टेंजेंट बनाएंगे, वो वेलोसिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस प्रोडक्ट में भी यही करते थे, राइट हैंड थंब रूल। ये भी यहाँ पे क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो जो अंगूठा जो डायरेक्शन बताएगा वो डायरेक्शन क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा। ठीक है, ये टेक्निक और मेथड ड्राइव किया गया। तो बॉडी इधर जा रही है तो मैंने उंगलियों को कर्ल किया ऐसे, तो अंगूठा किधर आ रहा है? आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन आ रहा है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन लिखना है तो कैसे बनाते हैं? उसका सिंबल क्या होता है? सर्कल बना करके बीच में डॉट लगा देते हैं। ये किस चीज का है? आउट ऑफ प्लेन। अगर मान लीजिए बॉडी इधर जा रही होती, किधर बोलिए? एंटी, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रही होती, ऐसे जा रही होती, तब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता? तब हम क्या करते हैं? उंगलियों को इस तरह कर्ल करते हैं, है ना? हाँ, जिस तरफ जा रही है तो ऐसे। तो इस वाले का डायरेक्शन क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? इसके लिए क्या बनाते हैं? साइन क्रॉस का। इसका मतलब क्या होता है? इनसाइड दी प्लेन। चलिए फटाफट लिखिए। और ये मोशन कैसा है? जितना भी कर्व मोशन होता है, लीनियर मोशन तो वन डायमेंशन होता है, लीनियर मोशन क्या होता है? 1D। कर्व्ड मोशन या सर्कुलर मोशन क्या होता है? 2D, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, चलिए इसकी यूनिट बताइए क्या होगी? यूनिट हम लोग सब जानते हैं, डिग्री होती है, हाँ? डिग्री जो लगाते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। और दूसरा रेडियन, रेडियन भी होती है जो हम कहते हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये भी तो कहते हैं। और पाई को कैसे करते हैं? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इनका आपस में कन्वर्जन है। ठीक है, तो 2 यूनिट होती है, डिग्री और रेडियन। और अगर इसकी मैं डायमेंशन लिखूं तो कोई बता सकता है क्या होगी? डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब M, L एंड T। इस टर्म में लिखूं, बोलिए क्या मास का कोई फैक्टर है? नो। क्या लेंथ का कोई फैक्टर है? नो। क्या टाइम का कोई फैक्टर है? नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी डायमेंशन 0 0 होती है, यानी डायमेंशन लेस होती है। तो यहाँ लिख लीजिए क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशन लेस। क्लियर हो गई बात? चलिए, क्यों होती है डायमेंशन लेस? चलिए उसको भी देख लेते हैं 1 मिनट में। ये सर्कल बना दिया मैंने, ओके। और ठीक, ये थीटा, ये वही एंगल है, रेडियस R है सर्कल का। ठीक है, ये क्या कहलाती है? यहां से लेकर के यहां तक है
इसका नाम होता है आर्क लेंथ। क्या नाम होता है? आर्क लेंथ। एल से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए तो अच्छा ये बताइए, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको यहां पे लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और यहां पे लिख देते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। चलिए जल्दी से ये टेबल बनाइए, उसके बाद आगे करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हो गया? हो गया। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा 2 पाई है, इसका मतलब क्या है बोलो? तो 360 डिग्री मतलब क्या हो? मतलब इसने पूरा जो है बॉडी ने हमारे पूरा एक चक्कर लगा लिया है, 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया है। बोलो अदनान, नींद आ रही क्या? ये 2 पाई अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब थीटा इसे कितना कवर किया? 360 डिग्री है, और 360 डिग्री कवर करने का मतलब पूरा सर्कल कवर कर लिया। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 2 पाई आर, जो इसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ये तो याद होगा, पूरे जो है सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में लेते हैं? रेडियन में। रेडियन में, डिग्रीज में, मैं यहाँ रेडियन लिख रहा हूँ क्योंकि रेडियन ही को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो अगर मुझे 1 रेडियन के लिए बताइए लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है 1 रेडियन के लिए, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आर भाई, इधर भी 2 पाई से डिवाइड कर दो, इधर भी कर दो, इधर 1 आ जाएगा, इधर आर आ जाएगा। ठीक है ना? इधर 2 पाई से डिवाइड करोगे 1, इधर 2 पाई से डिवाइड करोगे यार, क्योंकि दोनों तरफ बराबर डिवाइड करोगे तभी तो होगा। तो अब मुझे ये बताइए थीटा रेडियन के लिए क्या हो जाएगा फिर? तो इधर थीटा से मल्टीप्लाई करो, इधर थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो थीटा आर हो गया। ठीक है ना? चलिए लिखिए फटाफट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही थीटा आर, आर जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। चलिए, तो यहां से वो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, थीटा आर जो कि आर्क लेंथ है, वो हमने मान लिया एल के बराबर है, तो लिख लिया एल है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल अपॉन आर। यहां से फॉर्मूला क्या बना? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये वाला जो फॉर्मूला आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था वो ऐसे ड्राइव। ठीक है, हो गया। चले आगे, देखने में प्रॉब्लम हो रही क्या इसकी वजह से? चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं, जब एंगुलर हम लोग सर्कल में चलेंगे या बॉडी सर्कल में चलेगी, तो उसकी जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट का तो हमने डिस्कशन कर लिया, वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, ठीक है ना? फिर उसकी वजह से जो इक्वेशंस हैं उनका क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले देखते हैं, तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? लीनियर वाला किसी को याद है? लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो था। तो एंगुलर का क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस के लिए इसका क्या था? ds अपॉन dt, ये एवरेज के लिए है और ये इंस्टेंटेनियस के लिए है। तो इसका इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा? d थीटा अपॉन dt। कभी कभी ये यूज हो जाता है, ये भी पता होना चाहिए इनको। चलिए अब इनका रिलेशन क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का, तो वो देख लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आगे लिखिए, ये 90% केस में वैलिड है। 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन 10% जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उसमें कौन सा फॉर्मूला करेगा? एक बार तो नीट में क्वेश्चन में खाली यही पूछ लिया कि बताइए विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर एंगुलर वेलोसिटी, उसमें ये ऑप्शन, ठीक है। और जो बिल्कुल 100% करेक्ट वाला ऑप्शन है वो भी था, ओके। तो वो क्या है? वो है v परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाय r, ये 100% करेक्ट है। और यही चीज एक बार IIT एडवांस में पूछी थी, उसमें कई करेक्ट होते हैं ऑप्शन, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला दिया था? उसके अंदर फॉर्मूला ये दिया था, लिख देता हूं मैं उसको भी, वो भी पता होना चाहिए। v वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, सॉरी ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, आगे पीछे हो जाए। यहाँ पे कौन सा लगता है थंब रूल? वही राइट हैंड थंब रूल। कैसे लगता है? पहले वाले वेक्टर की तरफ से हम उंगलियों को कर्ल करना शुरू करते हैं और दूसरे वेक्टर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है भाई। जब ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, नहीं होगा? जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको लिखिए, दोनों वेक्टर हैं, ये पूरा दोनों फॉर्मूले लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूले पूछे जा चुके हैं, एक में तो दोनों पूछा था, दोनों ऑप्शन दिए थे, ये वाला भी करेक्ट था, वो भी करेक्ट था, क्योंकि एडवांस के अंदर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। तो अब की बार वो एक बार पूछ चुका है तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले। अब देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है उधर ही तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, बोलिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकाला था? राइट हैंड थंब रूल से। तो ये भी जो डायरेक्शन होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी का, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में निकलेगा और ये भी राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा। तो इस बात को लिखिए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम as the direction of angular displacement,
इट विल बी फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट angular velocity direction will be same as of angular displacement. अब angular displacement लिखने में थीटा लिख लो, angular velocity लिखने में ओमेगा लिख लो, इसी में टाइम ज्यादा लग जाता है. And it will be find out by right hand thumb rule. ठीक है, right hand thumb rule लिख लिया. अब यहाँ पे थंब रूल लिख रहा हूं, ब्रैकेट में लिख लो स्क्रू रूल भी. स्क्रू रूल, स्क्रू भी वैसे ही होता है. स्क्रू लगाइए आप, देखिए स्क्रू है मान लो, तो इसे जब तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो किधर आता है? बाहर की तरफ, है ना. तो एंटी क्लॉकवाइज हाथ भी घुमाया तो अंगूठा बाहर चला था, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाता है. ठीक है, तो स्क्रू रूल से भी फाउंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे राइट हैंड थंब रूल सबसे आसान लगता है. ठीक है, तो 12 आपकी गलती, जो चाहिए उसको. ओके, चलिए, वेरी गुड. अच्छा, तो अब हम जरा से देखते हैं वेलोसिटी और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या ये हमको सही डायरेक्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है. एक बार किया जाए इसको. चलिए फटाफट एक सर्कल बनाइए, सर्कुलर मोशन कराइए, यहीं पे कराइए. ये हो गया सर्कुलर मोशन, जल्दी से शुरू हो जाइए. ये हो गया रेडियस. चलिए, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में लेनी है? जिधर आप लोग कहें उधर ले लें. बोलो. ये सर्कुलर मोशन है, बॉडी किधर को मूव कराएं? अंदर को, बाहर को, मतलब सॉरी अंदर को कह रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? चलिए एंटी क्लॉकवाइज ही कराते हैं, इसलिए कि वही हमने किया है, तो क्लॉकवाइज फिर आप लोग अपने आप करिएगा. ये वेलोसिटी हो गई. ठीक है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और ये जो रेडियस है, यही क्या है? आर वेक्टर है. यही क्या है? आर वेक्टर. चेक करिए, ओमेगा किधर होगा इसका? ओमेगा किधर होगा? वही राइट हैंड थंब रूल, ऐसे करिए बाहर की तरफ, तो ये ओमेगा हो गया. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं? जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, थंब को हम उंगलियों को कैसे कर्ल करते हैं? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ. तो पहला वेक्टर किधर है? ये. तो यहां से मैं क्या करूंगा? उंगलियों को कर्ल करूंगा किधर? दूसरे वेक्टर की तरफ. तो पहला वेक्टर मेरा ऐसे है तो ये होगा, दूसरा वेक्टर ऐसे है तो ये कर्ल कर दिया. तो वेलोसिटी किधर आ रही है? देखिए ऊपर की तरफ आ रही है, नहीं आ रही? बिल्कुल सर्कल पे. यहाँ पे अगर निकालना चाहो, यहाँ पे निकाल के देख लो. यहाँ पर वेलोसिटी कैसे आएगी? ऐसे. तो ये पहला, तो रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा ना यहाँ का, तो ये पहला हो गया है, और दूसरा वेक्टर मेरा ये आर, इसको ऐसे करो, ये देखो हो रहा है. बोलो. है, यहाँ पे करके देख लो एक बार. चलो यहाँ वाला खुद से करो, अपनी कॉपी में करो, जस्ट चेक करके बताओ. यहाँ वाला देखो, यही डायरेक्शन आ रहा है. तो क्रॉस प्रोडक्ट को याद रखना, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगलियों को कर्ल किया जाता है. ठीक है. Fingers are curled from first vector to the second vector. ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट में और मैंने क्या क्या बता रखा है? ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं. तीनों वेक्टर आपस में, सॉरी तीनों पर वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होता. ये v जो है, जो इन दोनों के क्रॉस से आ रहा है, ये v इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है. मतलब v वेलोसिटी वाला वेक्टर ये परपेंडिकुलर होगा ओमेगा वेक्टर के भी, एंड v वेक्टर परपेंडिकुलर होगा r वेक्टर के. ये बात भी बताऊंगा. ठीक है, हो गया. ये इंपॉर्टेंट है. चलिए
एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं। ये फॉर्मूला समझ गया ना, इसको और समझाने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, दैट विल बी द लास्ट। मान लीजिए इसको लिया जाए, चलो रजा दुनिया सबसे लेट आए, इन्हीं को लिया जाए। रजा जो है ये कोचिंग के लिए निकले हैं, ये कोचिंग है, ओके। हाँ, इनको छोड़ने जो है इनके मान लो भाई या अब्बू आ गए पीछे से, छोड़ने साथ। और यहाँ कहीं बिल्डिंग में कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की छत पे खड़ी होकर के इनकी अम्मी देख रही हैं मेरा बेटा जो है वो सही सलामत जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है, सही बात, वो सही बात कहाँ है आगे, हर बात में सही बात थोड़ी बोली जाती है, अब बोलने की ये जरूरत ही नहीं है। ये जो है वो क्लास में ये चीज ठीक नहीं है। चलो अब देखो, अब ये दोनों लोग जो हैं खड़े हुए अपनी अपनी पोजीशन पे। रजा जो है वो दौड़ लगा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, लेट हो गए हैं तो कोचिंग के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। तो फादर के लिए वेलोसिटी क्या होगी और मदर के लिए बताइए क्या होगी? दोनों की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। हाँ, ये चीज लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। बोलिए। फिर आया दिमाग में? एंगुलर वेलोसिटी का क्या था फॉर्मूला? v परपेंडिकुलर रिलेटिव। अभी यहाँ पे रिलेटिव की जरूरत नहीं है, लेकिन दो बॉडी अगर चल रही होती, मान लीजिए अम्मी भी कहीं जा रही होती और जाते हुए देख रही होती, उनकी भी वेलोसिटी होती, तो फिर रिलेटिव वाला फैक्टर काम करता है। रिलेटिव वेलोसिटी वाला दो बॉडी चल रही होती है तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला लगता है। लेकिन अभी ये रेस्ट पे है, हमने मान लिया सिर्फ जो है वो स्टूडेंट ही जा रहा है कोचिंग के लिए, डिवाइडेड बाय आर। इनके लिए एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी बोलिए? इसलिए कि कोई एंगल सबटेंड ही नहीं हो रहा है, कोई एंगल बना है नहीं बना है, तो बिल्कुल लीनियर जा रहे हैं ना, है? तो इसलिए, और लीनियर कोई चीज हो उसका आप अगर सर्कल में उसको लाना चाहे, उसकी आर्क मतलब बिल्कुल सीधी लाइन है, उसके लिए जो है आप समझो कि ये किसी सर्कल की आर्क है, तो वो सर्कल कितना बड़ा होगा? इनफाइनाइट बड़ा हो जाएगा, उसका रेडियस जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। भाई मान लो ये वाला डिस्टेंस के बराबर मुझे लीनियर आर्क लेनी है, ये सर्कल है, ये पॉइंट से ये पॉइंट, तो ये लीनियर रखना है, तो कितना बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा कि लीनियर हो जाए? बिल्कुल बहुत ही बड़ा बनाना पड़ेगा ना। लीनियर कितना बड़ा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल पॉइंट के बराबर आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो आप उसको मान सकते हो कि हाँ ये जो है वो लीनियर है।
मेरी बात समझ में आ रही है सर? और छोटा पॉइंट के बराबर लोगे, डीएल लेंथ लोगे तो उसको आप लीनियर मान सकते हो, वरना हर पॉइंट पे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, कर्व हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो r की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0। किसके लिए? फादर के लिए। क्लियर हो गई बात? और मदर के लिए, हाँ मदर यहाँ खड़ी हुई है और गर्दन उसको घुमानी पड़ रही है, समझ गए? गर्दन उसकी क्या हो रही है, घूम रही है। तो ये जो घूम रही है गर्दन, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंगल सबटेंड होगा। ये एंगल मान लिए सबटेंड होगा कितना, 45 डिग्री। आइए समझ लो आप। तो ये एंगल कितना बनाया, ये हमको पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूले में लगा दिए, तो बताइए क्या आएगा फॉर्मूले में, जल्दी से कोई बता दे तो उसको शाबाशी दे दे। तो कोचिंग से जस्ट पहुंचने से पहले, मान लेता हूं कोचिंग पे तो रुक जाएगा, तो जस्ट पहुंचने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बोलिए? जिस हिसाब से जा रहा है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, नहीं होगी? बोलिए हैं भाई, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही होगी ना। मैं कोई ऐसी बात थोड़ी बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये 10 मीटर पर सेकंड से वहां पहुंचा, और मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होता है। तो क्या ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इस आर के? आर ये है, ये यहाँ पे आर का काम करेगा, ये आर का काम करेगा, ठीक है? हाँ। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं है वो, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? परपेंडिकुलर के लिए हम एक रिजोल्यूशन कर देंगे, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ले लेंगे। आगे बात समझ में? भाई कोई भी वेक्टर होता है उसका रिजोल्यूशन नहीं करना जानते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वेक्टर v को रिजोल्यूशन कर देते हैं फौरन। तो जिधर एंगल होता है उधर v cos थीटा, और जिधर नहीं होता वो v sin थीटा। तो ये वेलोसिटी v है, तो इधर वाला अगर ये एंगल मुझे पता चल जाए तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और इसके परपेंडिकुलर खींच दो, ये रहा मतलब इस v cos थीटा के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, तो ये क्या हो जाएगी, v sin थीटा हो जाएगी। तो ये थीटा निकाल के बताओ, चलो ये भी तो सिंपल 9th क्लास की ज्योमेट्री है, निकालो। कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ फिर। हो गया, अब चेक करो, यहाँ चेक करो, कुछ समझ में आ रहा है? देखो आपको क्या मालूम है, एक चीज यार सिंपल मालूम है, अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं, ये वाला सबसे पहले सोचा करो। तो ये क्या यहाँ पे पैरेलल लाइन बन रही है या बन सकती है? तो मैंने क्या किया, एक लाइन मुझे दिख रही है, एंगल दिख रहा है, अगर मैं इसे यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच लूं, बोलो, तो मेरा काम बन जाएगा, बोलो। तो ये कट कर रही है, कट कर रही, तो इधर वाला एंगल अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, इंटीरियर एंगल नहीं हो जाएगा, ये 45 होगा। चलो ये बता दिया, अब बताओ। अब सोचो, अच्छा ये वाला एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना बचा, ये वाला
ये भी तो 45 बचा। अच्छा ये वाला कितना है, इसके और इसके बीच का एंगल? नो नो नो, ये इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना है? ये इन दोनों के बीच का, ये सीधा जा रहा है, ये पैरेलल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी तो 90 डिग्री है, जिसमें तो ये वाला एंगल 45 था, तो ये भी तो 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर सही है। यही किया था या तुक्के वाला था? नहीं, ये इधर 45 है, उधर भी 45 होगा, ये 90 डिग्री है, उसके बाद ये 90, 45 प्लस 90, 180। चलो 12, तरीका यही है, सिस्टमेटिक। दोबारा से बताओ, पक्का? देखो जब कभी भी जैसे ऐसे एंगल निकालना तो बस सबसे दिमाग में यही रखो कि पैरेलल लाइन बनाओ, बना करके एक एंगल फौरन पता चल जाएगा, फिर उसके बाद वही 90 डिग्री का ही जुगाड़ होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल मुझे पता है, ये 45 का निकल गया, और ये लाइन क्या है, ये 90 डिग्री है, तो उसमें से 45 कम कर दिया तो ये 45 आ गया। अब ये लाइन और ये लाइन ये भी 90 डिग्री पे है, तो ये 45 निकल गया तो ये 45 बच गया। क्लियर हो गई बात? चलिए तो ये मेरा हो गया 45, ठीक है, डिग्री, और ये वाला एंगल है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है पूरा का पूरा, तो ये 45 हो गया, और ये वाला भी 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 45 गया तो ये भी 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी है, 10 cos 45। यही तो मुझे चाहिए यहाँ पे ओमेगा निकालने के लिए। ओमेगा में क्या है, v परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कंपोनेंट देखो इस पोजीशन वेक्टर के r के परपेंडिकुलर, ये जो r है यहाँ से यहाँ, इसके परपेंडिकुलर मुझको वेलोसिटी चाहिए ना। एग्जैक्ट फॉर्मूले में सर्कल में मैं नहीं देखता था, क्यों? क्योंकि वहां हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होती है, रेडियस की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे ये रेडियस है और वो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मुझको बनाना पड़ रहा है। आई बात समझ में? इसलिए 90% क्योंकि सर्कल बना हुआ होता है तो इसलिए वही फॉर्मूला लग जाता है। यहाँ पे सर्कल नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, v cos थीटा डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए ये साइड है 3, cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो बेस हाइपोटेन्यूज, चलिए तो इसको जो है वो क्या लेना पड़ेगा मुझे, √2, इसको लेना पड़ेगा 1, ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, और यहाँ से ये साइड r की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये जो है यहाँ से देखिए cos 45 मुझे दिया हुआ है, r भी नहीं दिया था, तो r मैंने एक ट्राइंगल से निकाला है? क्योंकि ये एंगल 45 का है, एक ट्राइंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बेस वाला √2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। नहीं सॉरी, बेस तो ये होता है ना, तुम लोग बता ही नहीं रहे हो यार। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस है 1, ये 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √2। तो ये परपेंडिकुलर की हमें जरूरत है, जरूरत हो तो आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा
√2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 × 1/√2 डिवाइडेड बाय √2। ये आंसर है। इसकी यूनिट क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी की? यस, रेडियन पर सेकंड। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।